हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। आप अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालें और हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो आपका काम छूटा हुआ है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और जो हिंदी की नई वीडियो बनेंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। आइए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। आप इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। भाई और बहन घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने चार राहों के समूह पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोग से ग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता और पिता को बताई। अब इसे ऐसे पढ़िए। भाई बहन घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने चौराहे पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोगग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। इन पंक्तियों में जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे भाई और बहन, घोड़े पर सवारी, चार राहों के समूह आदि, इनको संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। जैसे भाई और बहन को भाई बहन, घोड़े पर सवारी को घुड़सवारी, यानी कि इन शब्दों को छोटा करके लिखा गया है। यही समास है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कह सकते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के उदाहरण देखिए। रसोई के लिए घर, इसको छोटा करके लिखा गया है रसोई घर। तीन रंगों का समाहार, तिरंगा। समास की परिभाषा देखिए। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। आगे है समस्त पद। जो शब्द समास के नियमों से बनता है, समस्त पद कहलाता है। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। इन समस्त पदों को विग्रह करके उन्हें दोबारा पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इन उदाहरणों में देखिए, रसोई घर और तिरंगा समस्त पद हैं। समासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, चुस्ती, उत्कृष्टता आती है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। तीन रंगों का समाहार, तिरंगा। राजा की माता कहने की अपेक्षा राजमाता कहना अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। समास में दो पद मिलते हैं। इनमें से पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समास करने पर जो शब्द बनता है उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। इसके बाद है समास विग्रह।
समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहे का विग्रह चार राहों का समूह। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद क्या है? राज, और उत्तर पद है पुत्र। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहला पद क्या होता है? अनु, आ, प्रति, भर, आदि। उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। प्रति क्या है? पूर्व पद है और प्रति अव्यय है। उत्तर पद क्या है? दिन। और समस्त पद क्या हुआ? प्रतिदिन। इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? प्रत्येक दिन। आ जन्म, आ क्या है? पूर्व पद है और अव्यय है। जन्म क्या है? उत्तर पद। इसका समस्त पद क्या हुआ? आ जन्म। इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? जन्म से लेकर। ऐसे ही आगे पढ़िए, यथा संभव। इसका समस्त पद है यथा संभव। इसका विग्रह है जैसा संभव हो आदि। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ। इन शब्दों में का लोप हो गया। आगे है तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, यश को प्राप्त यश प्राप्त आदि। नंबर 2 है करण तत्पुरुष। इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं, जन्मांध जन्म से अंधा, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, मन चाहा मन से चाहा आदि। नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष। इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, पत्र पेटी पत्र के लिए पेटी, पूजा घर पूजा के लिए घर आदि। आगे है अपादान तत्पुरुष। इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, पुष्पहीन पुष्प से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट आदि। आगे है संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, राजा का पुत्र राजपुत्र, देश की रक्षा देश रक्षा, राजा की आज्ञा राजाज्ञा आदि।
आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, आप बीती, आप पर बीती, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास आदि। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख है नयन समास। जैसे न समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म, न धर्म, अनावश्यक, न आवश्यक, नापसंद, नापसंद, गैर वाजिब, न वाजिब आदि आता है। नंबर 3 है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं, नील कमल। कमल कैसा है? कमल की क्या विशेषता है? कि वो नीला है। हरी मिर्च, मिर्च की क्या विशेषता है? कि वो हरी है। यहाँ पर मिर्च क्या है? विशेष्य। कमल क्या है? विशेष्य। और नील और हरी ये विशेषण है। आइए हम उपमान और उपमेय को समझते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। और उपमेय क्या होता है? जो हमारे पास होता है, और उपमान जो हमसे दूर होता है। और उपमेय में क्या है? वो शरीर से संबंधित होता है, और उपमान जो है वो प्रकृति से संबंधित होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कमल, नयन। नयन कैसे हैं? कमल के समान। हमारे पास क्या है? नयन। और कमल क्या है? कमल हमसे दूर है। और तुलना किसकी की गई है? नयन की। किससे की गई है? कमल से। तो ये हुआ हमारा उपमान और उपमेय समझने का आसान और स्पष्ट तरीका। नंबर 4 है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, पंजाब 5 आबों नदियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह आदि। नंबर 5 है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इनकी पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह हाइफन का साइन जो है उसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन आदि। नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। आगे है कर्मधारय और
बहुब्रीहि समास में अंतर। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील क्या है? विशेषण है। गगन क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार चरण कमल में चरण क्या है? उपमेय और कमल क्या है? उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, जो अर्थात श्री कृष्ण आदि। यहाँ देखिए कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। आगे है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे उदाहरण देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये क्या है? द्विगु समास। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, द्विगु। तीन रंगों वाला अर्थात भारतीय राष्ट्र ध्वज, बहुब्रीहि समास आदि। आगे है द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, द्विगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, अर्थात कर्मधारय समास आदि। आगे है संधि और समास में अंतर। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के संक्षेपीकरण के लिए मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है। समास में शब्दों का लोप हो जाता है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्न से हैं। जैसे संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी हो जाता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का, अर्थात समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे विद्या जमा अल्लय विद्यालय, ये क्या है? संधि। राजा का पुत्र राजपुत्र, ये है समास। पवन का पुत्र पवन पुत्र आदि। तो बच्चे ये था आपका पाठ समास, जिसे मैंने आपको विस्तार से समझाया और समास के एक एक भाग को बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। भाग 2 में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।